अपन देखिए, ओशियनिक प्रोडक्टिविटी वाला जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, एक बड़ा टॉपिक है अपने आप में। इसको अपन कोशिश कर रहे हैं कि जितना समराइज करके आपको एक्सप्लेन कर दें। इसमें एक बिंदु तो ये निकल के आता है कि जो मैरीन एनवायरनमेंट है उसको अगर अपन ग्रासलैंड या फॉरेस्ट एनवायरनमेंट से कंपेयर करें, उसकी तुलना करें, तो वहां पे वो लिविंग बायोमास एकत्र नहीं होता। इसका अर्थ ये हो गया कि जंगल में पेड़ों की संख्या में, पौधों की संख्या में, झाड़ियों की संख्या में हो सकता है वृद्धि होती चली जाए, लेकिन समुद्र में ऐसा कभी नहीं होगा कि इतने जीव हो जाएं, इतने जीव हो जाएं कि उनके रहने के लिए जगह नहीं बचे। ठीक है, तो वो बायोमास एकत्र नहीं होता। ये एक पॉइंट यहाँ पे खत्म हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर की तुलना में, यानी कि सतही जमीन वाला, उसकी बायोस्फीयर की तुलना में जो ओशियनिक एनवायरनमेंट है वो एटमॉस्फेयर से अधिक कार्बन को हटा के, मींस कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन, इस शब्द को याद रख लो आप, कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन अर्थात एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेना। ये जो कैपेसिटी है, ये जो क्षमता है, ये ओशियनिक एनवायरनमेंट में स्थलीय एनवायरनमेंट से अधिक होती है। ये जिम्मेदारी, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये निभाती है एल्गी। और निभाती है एल्गी जो कि फोटोसिंथेटिक होती हैं। तो ओशियनिक एनवायरनमेंट की क्षमता क्या है कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तुलना में ये एटमॉस्फेयर से अधिक कार्बन को हटाकर उसे संग्रहित करने हेतु उत्तरदायी होता है। क्रेडिट किसको दे दिया अपन ने इसमें? एल्गी को, जो फोटोसिंथेसिस वहां पे करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से हटा ली तो फायदा हो गया ना, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम हो जाएगी। अब आगे चलो आप, ये प्रक्रिया ओशियनिक सरफेस से, अब इस प्रोसेस में क्या होता है वो आप तो अभी जो पिछले लेक्चर में जो आपने एक लाइन डायग्राम देखा था उसको थोड़ा सा याद रखें, उसको देख लें एक बार। ये क्रिया ओशियनिक सरफेस से ऑर्गेनिक मैटर को हटाना, यानी कि सतही जल था उससे ऑर्गेनिक मैटर को हटा के और वापस से उसे डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक कार्बन के रूप में ले आया। और न केवल यहां पर बल्कि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, यानी कि जो जीवाणुओं द्वारा अपघटन हुआ उससे जो न्यूट्रिएंट्स बने, यानी कि न्यूट्रिएंट की जो साइक्लिंग हुई, उन न्यूट्रिएंट को पुनः उपयोग में लाने की जो संभावना होती है वो समुद्री एनवायरनमेंट में जितनी अच्छी होती है उतनी स्थलीय एनवायरनमेंट में नहीं होती। तो ये एक एडवांटेज है कि दो फायदे हो गए। क्या हुआ कि एक तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन कर लिया, समुद्र में बायोमास इकट्ठा नहीं होने दिया बहुत ज्यादा। ठीक है, जो भी मर गया वो या तो दूसरे जंतु खा लेंगे या नीचे प्रेसिपिटेट होके बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देगा। वहां पे वो पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन है वो वैसी स्थिति नहीं रहती समुद्र के अंदर, टू बी फ्रैंक, अगर आप उसको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से कंपेयर करें प्रैक्टिकली तो। क्योंकि वहां पे बिल्कुल अलग तरह की कंडीशंस होती हैं, वहां पे स्ट्रगल ज्यादा होता है, संघर्ष ज्यादा होता है जीवों के मध्य। अपन वापस से मुद्दे पर आ जाते हैं कि यह क्रिया ओशियनिक सरफेस से ऑर्गेनिक मैटर को हटाने से लेकर, यानी कि सतह से ऑर्गेनिक मैटर को हटा दिया और उसे डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक कार्बन के रूप में बदल दिया गया। ये काम नीचे बैक्टीरिया ने कर दिया और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन द्वारा उपलब्ध जो घुलनशील न्यूट्रिएंट थे वो उन न्यूट्रिएंट को पुनः जीवों के लिए उपलब्ध करा दिया। तो ये क्रेडिट इन्हीं को जाता है। ये दो क्रियाएं हैं, इन्हीं के कारण से ये प्रोसेस संभव हो पाया। तो समुद्री वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को एक नया नाम दे देते हैं, वो कहला देते हैं इसको बायोलॉजिकल पंप्स। बायोलॉजिकल पंप का जो संज्ञा दी गई है ये इसलिए दी गई है समुद्री हैबिटेट को, ओशियनिक हैबिटेट को, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्री सतह से और एटमॉस्फेयर से हटाकर उसे गहरे समुद्र में पहुंचा देती है। कितना बढ़िया काम हो गया। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन किया, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम कर दी और उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज में लिया, प्रोडक्टिविटी की उससे, और अल्टीमेटली उसको ऐसी जगह पहुंचा दिया समुद्र के पैने में जहां से वो दोबारा कभी नहीं आ सकती। तो ये इस तरह की साइक्लिंग है ना, गहरे समुद्र में पहुंचा दिया जाता है उसको। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में। कोस्टल इकोसिस्टम्स यानी कि समुद्र के किनारे वाला अपने आप में एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है। उसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी होती है
वो ओपन ओशन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, भिन्न होती है। कारण क्या है कि वहां की परिस्थितियां अलग होती हैं। तो कोस्टल इलाके की क्या खूबी है कि एक तो वहां पे कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पानी जो है वो कम गहरा होने के कारण जो लाइट है उसकी पेनिट्रेंस से पानी के पैंदे तक हो जाती है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि पानी के अंदर जब गहराई तक प्रकाश पहुंच जाएगा तो नेचुरल है जहां तक लाइट जा रही है वहां की प्रोडक्टिविटी, वहां की उत्पादकता अधिक हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो यही है यहाँ पे, ये चीज लिख दी यहाँ पे। तो कोस्टल एरियाज में समुद्री तल कैसा होता है, शैलो होता है, यानी कि कम गहरा होता है। इसके कारण से कई बार सनलाइट होती है वो तल तक भी पहुंच जाती है, और उसका परिणाम क्या होता है कि जो पैदे में रहने वाले जो जीव हैं जिनको अपन बायोलॉजी में बोलते हैं बेंथिक जीव या बेंथोस, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तथा आसानी से बॉटम तक पहुंचने वाला जो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, वो भी जो वीड्स होती हैं, जो वहां की जो खरपतवार होती है, खरपतवार, उसके कारण से वो ऑर्गेनिक मैटर भी जो है वो पूरा पैदे तक नहीं पहुंच पाता। मान लीजिए अगर ये वो कोस्टल एरिया है जहां पे अपन बात कर रहे हैं, ये है किनारे वाला क्षेत्र। अब इस किनारे वाले क्षेत्र में क्या होता है, खूब सारे झाड़ियां टाइप की या इस तरह की जो जलीय पादप है वो रहते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर को पूरा पैंदे तक आने नहीं देते। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो बीच में सस्पेंडेड रह जाता है। गहरे में नहीं होगा ऐसा, तो गहरे में तो सीधा जो भी जीव मरेगा वो सीधा पैंदे में जाएगा, बीच में कोई रोकने वाला नहीं है उसको। यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर बीच में अटक जाता है, ये बात लिखी है यहाँ पर। तो आसानी से बॉटम तक पहुंचने वाला जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये मैटर भी समुद्री वीड्स, वीड्स का मतलब खरपतवार, उसके द्वारा बीच में ही रोक लिया जाता है। बीच में अटक गया ऑर्गेनिक मैटर, तो वहां ये ऑर्गेनिक मैटर बड़ा काम का साबित होता है। इस ऑर्गेनिक मैटर का क्या रोल होता है, ये बेंथिक जंतु जो होते हैं, यानी कि पैदे में रहने वाले जो जंतु होते हैं, उनकी जो कम्युनिटी है उनकी ग्रोथ के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो जाता है। यानी कि पैदे में रहने वाले जीव है उनकी वृद्धि में ये ऑर्गेनिक मैटर सहायक होगा। और इसी प्रकार वहां पे जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, वो इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके तुरंत जो है वो न्यूट्रिएंट साइकिल में मिला देते हैं, और ये वापस से यही चीज जो होती है वो प्राइमरी प्रोडक्शन हेतु दोबारा उपलब्ध हो जाती है। कितना बढ़िया काम हो गया। ऑर्गेनिक मैटर नीचे बैठा, कुछ तो बीच में अटक गया जो जीवों की वृद्धि में काम आ गया, जो नीचे बैठा बैक्टीरिया ने डिकम्पोज किया, तुरंत उपलब्ध कराया, और वो वापस से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में उसकी उपयोगिता वापस से शुरू हो गई। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं, 3 पॉइंट है यहाँ पे। पहला पॉइंट ये है कि जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसका स्थलीय आवास से नजदीक होना, क्योंकि वो तो समुद्र का किनारा है, यहां से तो जमीन आ जाती है पूरी, तो जमीन का किनारा कोस्टल इकोसिस्टम की स्थलीय आवास, और उससे स्थल पे उपलब्ध न्यूट्रिएंट से नजदीक। यानी कि यहाँ पे मिट्टी है, इस मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट नेचुरल है वो समय के साथ पानी में मिलते जाते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट अधिक होते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स की नजदीकी। दूसरा पॉइंट क्या है कि उथला सी फ्लोर, उथला मतलब कम गहरा, सी फ्लोर समुद्र का पैंदा, उसके कारण से ऑर्गेनिक मैटर को पैंदे में नहीं पहुंच पाना। ऑर्गेनिक मैटर मैंने आपको बताया बीच में अटक गया। और तीसरा पॉइंट क्या है कि कोस्टल अपवेलिंग। कोस्टल अपवेलिंग का मतलब क्या है कि ये जो नीचे से न्यूट्रिएंट्स का ऊपर की तरफ मूव करना, ये 3 क्रियाएं हैं। इस प्रवृत्ति के कारण ये कैसे साबित होते हैं, ये साबित होते हैं उच्च उत्पादकता वाले इकोसिस्टम के रूप में ये साबित होते हैं। ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स हेतु आवश्यक जो केमिकल्स हैं, अपन बात कर रहे हैं इस टाइम किसकी, ओशनिक प्रोडक्टिविटी हेतु जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं उनकी। तो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या फिर जूप्लैंक्टन्स हैं, ये तो सतह पर पाए जाएंगे। फिर नेक्टॉन्स आ जाते हैं। नेक्टॉन्स मतलब तैरने वाले स्तनधारी या तैरने वाले जंतु जैसे मछलियां, और फिर आ जाता है बेंथिक जो पैदे पे रहते हैं। तो ये 3 शब्द दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि प्लैंक्टन यानी कि प्लावक जो सतह पर तैरते हैं, नेक्टॉन्स यानी कि जो मछलियां और तैरने वाले स्तनधारी, और फिर बेंथिक ये जो पैदे पे रहते हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं इनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स नेचुरल है, वो पानी से ही मिलता है। तो अलग अलग रूपों में मिलता है, तो ये इनकी बेसिक नीड्स हैं, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एलिमेंट निकल के आता है दैट इज कैल्शियम।
कैल्शियम एक मूलभूत तत्व है जो प्लैंक्टन अपने शरीर के कठोर भाग को निर्मित करने हेतु काम में लेते हैं इसको। और ऑर्गेनिक दूसरा जो तत्व है वो है कार्बन। अब ये कार्बन जो है ये लिमिटिंग नहीं होता, कैल्शियम तो लिमिटिंग कारक है, बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। कैल्शियम की जल में कमी होते ही वो जंतु और जितने भी पानी में रहने वाले पादप हैं वो कैल्शियम के बिना उनकी जो है बॉडी सिंथेसाइज प्रॉपर्ली अपने आप को कर ही नहीं सकता, कहीं ना कोई कमी रह जाएगी उसमें। तो कैल्शियम तो एक इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है। लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन से निर्मित जो इनऑर्गेनिक कार्बन होता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है और ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है, इसकी कोई कमी नहीं होती, इसलिए अपन इसको न्यूट्रिएंट की लिस्ट में नहीं रखते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है कि समुद्र में अगर किसी भी कारणवश डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाए, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो जल को अम्लीय कर देगा। और ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं ना उनकी जो ग्रोथ होती है वो बाधित हो जाती है वहां पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन लिमिटिंग नहीं है, लेकिन कार्बन किस रूप में है, मान लीजिए CO2 की मात्रा बढ़ गई तो CO2 की मात्रा बढ़ने से पीएच डिक्रीज हुई, पीएच डिक्रीज होते ही वो वहां पे रहने वाले जीवों के लिए वो चीज खतरनाक हो जाती है। इसके अलावा जो ब्रॉडली इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सिलिकॉन। एक वैज्ञानिक थे रेडफील्ड 1958 में, इनके अनुसार जो प्लैंक्टोनिक बायोमास है उसका निर्माण होता है बेसिकली कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस का रेशियो यदि 106:16:1 के रूप में मौजूद हो तो बिल्कुल एक ऑप्टिमम बायोमास का निर्माण हो जाता है, एक बिल्कुल उपयुक्त। ये रेशियो कहलाता है रेडफील्ड रेशियो। अगर ये रेडफील्ड रेशियो बिल्कुल जिस अनुपात में अपन ने लिख रखा है 106:16:1 इस अनुपात में है तो क्या होगा कि प्लैंक्टोनिक बायोमास का निर्माण बिल्कुल उपयुक्त मात्रा में हो जाएगा और ये एक हेल्दी इकोसिस्टम की, हेल्दी मैरीन इकोसिस्टम की निशानी हो जाती है। इस रेशियो को मैंने बताया आपको क्या कहते हैं, रेडफील्ड रेशियो भी कहा जाता है। अब अपन एक तत्व की बात करते हैं सिलिकॉन। देखो आयरन और फास्फोरस ये तो आपको सबको पता है, नाइट्रोजन ये किस काम में आते हैं, छोटी क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं। सिलिकॉन जो होता है वो जलीय जंतुओं के कंकाली घटकों के निर्माण में काम आता है। जैसे स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस के अंदर स्पीक्यूल्स होते हैं वो सिलिकॉन सिलिका के बने होते हैं। इस तरह से काइनोडर्म्स में भी एक काम आता है। कई सारे जो समुद्री जंतु हैं उनके लिए सिलिकॉन की प्रेजेंस में उनके स्केलेटल एलिमेंट्स निर्मित होते हैं, तो सिलिकॉन एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है ना। तो ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट के तौर पे अपन ने पढ़ ली संक्षेप में कि क्यों क्यों आवश्यक होती हैं, ये पानी में इनकी उपस्थिति जरूरी होती है। अब बात करते हैं अपन सनलाइट की। सनलाइट तो बेसिक चीज है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है पृथ्वी पर, सनलाइट। तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है, जो सोलर एनर्जी है, वो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर जब गिरती है तो समुद्र की सतह पर भी गिरती है। तो समुद्र की सतह का जो तापमान होता है उस प्रकाश की प्रेजेंस में वो नेचुरल है, वो गहरे जल के तापमान से अधिक होता है। अपन आगे वाले लेक्चर में ये चीज देखेंगे कि ये जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वाटर की एक्टिविटीज पे, ये किस तरह से जीवों को प्रभावित करता है, समुद्री जीवों को या जलीय जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। तो सनलाइट की जो पेनिट्रेंस है औसतन ये माना गया है कि पानी में लगभग 80 मीटर होती है। कई जगह ये हो सकता है 100 मीटर से ऊपर चली जाए, 150-150 मीटर तक चली जाए, डिपेंड करता है। पानी बिल्कुल साफ है तो पानी में लाइट गहराई तक चली जाएगी, तो पानी गंदला है तो 10 मीटर तक भी नहीं जाएगी। तो ये एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज है कि पानी में लाइट कहां तक जाती है। तो औसतन अपन मान लेते हैं लगभग 80 मीटर की गहराई तक अगर लाइट चली जाती है तो वो ठीक ठाक है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा कचरा गंदगी नहीं है। तो ये जो लाइट होती है ये अपने साथ साथ हीट ले जाती है और साथ में किस काम में आ रही है आपको सबको पता है, फोटोसिंथेसिस में इसका उपयोग होता है। तो अपन इसी को पढ़ेंगे कि सनलाइट जो होती है वो किस तरह से, और सनलाइट के कारण से जो पानी का जो तापमान है वो किस तरह से जीवों की क्रियाएं जो उसको प्रभावित करता है। अपन पिछले वाले लेक्चर में जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी जो सनलाइट होती है
अपने को ये पता है कि पानी में बहुत ज्यादा गहराई तक उसकी पेनिट्रेंस नहीं है। और दूसरा जो इफेक्ट होता है वो होता है इसका सनलाइट का टेम्परेचर पे। तो तापमान होता है वो सतही जल का तापमान गहरे जल से अधिक होता है, कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि लाइट सीधी सतह से टकराती है। और दूसरा पॉइंट ये कि जो गर्म जल है वो ठंडे जल की तुलना में अधिक बॉयंट होता है, यानी कि अधिक हल्का होता है। जैसे गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, इसी प्रकार गर्म जल जो होता है वो उसकी जो बॉयंसी होती है वो ठंडे जल की तुलना में अधिक होती है। तो गर्म जल जो है वो सतह पर रहता है, ठंडा जल जो है वो अधिक गहराई पे मिलता है। दोनों के मध्य एक ट्रांजिशन जोन होता है। ट्रांजिशन का मतलब है जहां पर टेम्परेचर में अचानक चेंज आता है, उस जोन को अपन बोल देते हैं बॉटनी में या बायोलॉजिकल एंगल से पिक्नोक्लाइन, है ना। पिक्नोक्लाइन यानी कि यहाँ पे जहाँ पे बॉयंसी का एक क्या कह सकते हैं ना ट्रांजिशन होता है। थर्मोक्लाइन का अर्थ है कि वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट। थर्मोक्लाइन का मतलब क्या है कि वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो बीच में एक ऐसा जोन आएगा जो ट्रांजिशन जोन होगा, जहाँ पे तापमान में अचानक बदलाव आता है। तो घनत्व में बदलाव का जो एरिया है वो तो कहलाएगा पिक्नोक्लाइन, तापमान में जो बदलाव का एरिया वो कहलाएगा थर्मोक्लाइन। तो ये जोन्स निर्मित हो जाते हैं और ये जोन निर्मित होकर क्या करते हैं, ओशन में डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन का कारण बन जाता है। घनत्व के कारण से स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है। अपना जो अगला टॉपिक है इस यूनिट में वो पढ़ना है आपको स्ट्रेटिफिकेशन, तो वो उसकी वजह बन जाती है ये दोनों रीजन। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पिक्नोक्लाइन और थर्मोक्लाइन जो बेसिकली किस पर निर्भर है, सनलाइट पर। एक पॉइंट तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर शुरू होता है विंड, वायु। देखिए वायु जो होती है वो सतही जल को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसका जो इन्फ्लुएंस है लाइफ पर, जीवन पर, वो ये होता है कि जो सनलाइट के कारण जो विंड के कारण से जो पानी में जो लहरें चलती हैं, वो लहरें जो होती हैं वो पानी की साइकिलिंग कर देती हैं। जल के अंदर ही अंदर उसकी साइकिलिंग हो जाती है और उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, उनकी मिक्सिंग हो जाती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिख रखा है कि विंड के कारण जो पिक्नोक्लाइन में जल की जो मिक्सिंग होती रहती है, पिक्नोक्लाइन मतलब जहाँ पे बॉयंसी का असर देखा जाता है ना। पिक्नोक्लाइन एरिया में जल की मिक्सिंग होती रहती है और इसका प्रभाव पड़ता है कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो जल की जो सनलिट सरफेस, यानी कि जहां तक प्रकाश आ रहा है उस सतह से लेकर डार्क सरफेस तक पहुंच जाता है। यानी कि ये न्यूट्रिएंट जो है ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पहुंचने में ये वायु कुछ हद तक ये जिम्मेदार होती है। बट एक खास बात क्या है कि प्रोसेस बहुत ही धीमा होता है, बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि जो सनलाइट है वो ड्यूअल रोल प्ले कर रही है, दो भूमिका निभा रही है। जैसा कि अपन ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की भी जरूरी है और ये पानी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने के लिए जरूरी है। तो ऐसा करके ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनके समुद्र के सतह के समीप रहकर सफलतापूर्वक जीवन यापन करने के लिए ये आवश्यक हो जाती है सनलाइट। दूसरी बात यह है कि लाइट की जो पेनिट्रेंस है, मतलब कितनी गहराई तक लाइट जाएगी, ये कुछ पक्का नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो डिपेंड करता है पानी के अंदर इम्प्योरिटीज कितनी है और दूसरे वहां पे वेजिटेशन कैसी क्या है। लेकिन औसतन अपन मान लेते हैं कि 80 मीटर तक है। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, जूप्लैंक्टन्स हो गए, नेक्टॉन्स हो गए, इसी सनलाइट की पेनिट्रेंस के कारण, एक लिमिट होती है इस पेनिट्रेंस की, इस लिमिट के कारण से इनकी जो उपस्थिति होती है, इनकी संख्या बोल दो चाहे इनका घनत्व बोल दो, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, नेक्टॉन्स, इन सब का जो मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है वो समुद्र में लगभग 200 मीटर की गहराई तक सीमित रहता है। उससे ज्यादा गहराई में जाएंगे जीव जंतुओं की संख्या जो होती है वो अनुपात उसका कम होता जाता है। ठीक है, सेलेक्टेड एनिमल्स आपको गहराई में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, कई तो ऐसे होते हैं जो पहले में ही मिलता है। लेकिन अगर आप फिशेस की बात करें या दूसरे प्लैंक्टन्स और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। आर्थ्रोपोड्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स में भी खासतौर से क्रस्टेशियंस, ये आपको ऊपर वाले एरिया में ज्यादा मिलता है। इस तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं इसको आगे। अब हम बात कर रहे हैं ओशन की प्रोडक्टिविटी हेतु आवश्यक जो नीड्स है अपने वो क्या क्या है। तो अपन ने ये देखा कि कई क्रियाएं ऐसी हैं जो कि पानी में अपने आप चलती रहती हैं, कुछ होती हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट और उसी के कारण से हो जाती हैं डेंसिटी डिपेंडेंट। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं कि पानी की मान लीजिए ये सतह है, तो ऊपर की सतह हल्की है, नीचे की सतह गहरी
और ये गहरी सतह में तापमान कम है। यहाँ पे तापमान अधिक है, तापमान अधिक होने के कारण पानी हल्का है, यहाँ पे तापमान कम होने के कारण पानी भारी है। दोनों के बीच का जो डेंसिटी में जहाँ पे ग्रेडियंट आ रहा है वो कहलाता है पिक्नोक्लाइन। ये चीजें कंसेप्चुअली आपको बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये पॉइंट अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इसी प्रकार थिन बुऑयंट, थिन का मतलब है पतली, बुऑयंट मतलब है उपप्लावक, जल सतह जल की अन्य क्रियाओं को प्रभावित करती है। और इस प्रकार की क्रियाओं से क्या होता है कि ओशन के अंदर जो प्रोडक्टिविटी होती है और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना, उनकी उपलब्धता जो होती है वो बड़ी सीमित हो जाती है। यानी कि जो कंटेंट यहाँ पर है वो अधिकतर यहीं मिलेंगे, जो नीचे गहरे जल में है वो अधिकतर गहरे जल में मिलेंगे। तो इनकी उपलब्धता सीमित हो जाएगी, तो नेचुरल है ओशन की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हर जगह एक सी नहीं होती, वो भी डिफरेंट हो जाती है। और ये लिमिटिंग फैक्टर्स वाले कंसेप्ट आपके जो एनलीबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम वाला वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अपन क्या देखते हैं कि जो गहरा जल है उस जल में एक बार कोई ऑर्गेनिक मैटर सिंक कर गया, सिंक का मतलब डूब गया, तो वो दोबारा से ऊपर नहीं आएगा, वो नीचे चला गया तो चला गया, एंड दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब ऐसे निर्यात होता है, लेकिन यहाँ पे निर्यात का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर के गहरे समुद्री जल में एक्सपोर्ट होने के कारण सतही जल में उस न्यूट्रिएंट की मात्रा वो कम हो सकती है, और वह पोषक पदार्थ जो है डीप सी वाटर में एकत्र हो जाएगा। डीप सी वाटर में चला गया, लाइट वहां है ही नहीं, लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है तो प्रोडक्टिविटी नहीं है। अब वो न्यूट्रिएंट गहरे जल में गया तो किसी काम का नहीं। ये है यहाँ पे कहने की मतलब। तो समुद्र में जो सरफेस वाटर और जो डीप वाटर होता है उसमें जो डेंसिटी डिफरेंसेस हैं, जो घनत्व में अंतर है, उसके कारण से क्या होता है कि जो यूफोटिक जोन होता है, जिस जोन में प्रकाश उपलब्ध रहता है, उस जोन में जो न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता है वो सीमित रहती है। तो ये अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरह के चेक्स एंड कंट्रोल्स हैं, अलग अलग तरह के नियंत्रण हैं, और ये नियंत्रण वजह बन जाते हैं किसकी, ओशन की प्रोडक्टिविटी के स्वनियंत्रण की। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ओशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो ऑटो रेगुलेटेड होती है। ओशन अपनी प्रोडक्टिविटी को इस प्रकार की क्रियाओं से स्वयं नियंत्रित करता है। अब इस प्रोडक्टिविटी में भाग लेने वाले जो जीव हैं उनके अंदर से प्रमुख है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अधिकांशतः होते हैं इसके अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और उनमें से भी खासतौर से प्रोकैरियोट्स, साइनोबैक्टीरिया, ये वो एग्जांपल है उसका। ट्राइकोडेस्मियम ये खासतौर से इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। सेनाकोकोकस तथा प्रोक्लोरोकोकस ये सबसे प्रमुख फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो समुद्री आवास में रह के किसे कहते हैं, अपने प्रोडक्टिविटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।